लेट्स स्टडी विद वंदना अग्रवाल में आपका स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप भली भांति अवगत हैं कि 3 हस्त पुस्तिकाएँ आधारशिला, ध्यान आकर्षण और शिक्षण संग्रह सभी शिक्षकों को उपलब्ध करा दी गई हैं और विभिन्न जनपदों में इनसे संबंधित क्विज और क्वेश्चन आंसर्स के लिए कुछ सेशन भी आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें ऑनलाइन भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। साथ ही क्विज के माध्यम से भी शिक्षकों से इन तीनों मॉड्यूल्स के बारे में जानकारी ली जा रही है। तो इसी क्रम में मैं आज लेकर आई हूँ शिक्षण संग्रह मॉड्यूल का संक्षिप्त परिचय, यानी कि शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में क्या क्या है। आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे और इस शिक्षण संग्रह का प्रयोग हम प्रभावी शिक्षण में कैसे कर सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं शिक्षण संग्रह मॉड्यूल। तो साथियों, शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में कुल भाग हैं 6। पहला भाग है अवधारणा और आवश्यकता, दूसरा है प्रभावी शिक्षण के लिए आवश्यक शिक्षण योजना, उसकी विशेषताएं, तीसरा व्यक्तित्व विकास, चौथा है आकलन, सीखने के लिए आकलन क्यों और कैसे किया जाए, पांचवा भाग है विद्यालय नेतृत्व के बारे में, जिसमें शैक्षिक नेतृत्व के गुण, प्रकार, विद्यालय विजन और सामुदायिक सहभागिता और समावेशी शिक्षा के बारे में चर्चा की गई है। भाग 6 में है NCF 2005, RTE 2009, शैक्षिक गतिविधियां, प्रार्थनाएं, समूह ज्ञान इत्यादि। तो सबसे पहले हम देखेंगे भाग 1 अवधारणा और आवश्यकता। तो ये एक ऐसी हस्त पुस्तिका है जो कि आकर्षक स्कूल परिसर, शिक्षण योजनाओं, लर्निंग आउटकम्स यानी कुल मिला के शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित है। इसकी जो आवश्यकता है वो क्या है, ये शिक्षकों की आवश्यकता और कार्य क्षेत्र में आने वाली समस्याओं के दृष्टिगत इसका विकास किया गया है। सेकंड पार्ट में प्रभावी शिक्षण में हम देखेंगे कि सबसे पहले तो प्रभावी शिक्षण के लिए मतलब गुणवत्तापूर्ण शिक्षण के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए आवश्यक है प्रभावी शिक्षण। और प्रभावी शिक्षण को की जो सीढ़ी है वो 26 अंग्रेजी के जो अक्षर हैं उनको 26 अक्षरों को प्रभावी सीढ़ी के तरह से यूज़ किया गया है। फिर आता है हमारा शिक्षण योजना। शिक्षण योजना क्यों आवश्यक है? प्रभावी शिक्षण के लिए सीखने सिखाने में मार्गदर्शक की भूमिका निभाती है, क्रमबद्ध और संक्षिप्त विवरण होता है। शिक्षण योजना के प्रमुख बिंदु हैं 6। सबसे पहले चयनित लर्निंग आउटकम, फिर उपयुक्त गतिविधि और सामग्री, तीसरा है विभिन्न चरणों में लगने वाला समय, चौथा है सभी स्तर के बच्चों की सहभागिता, पांचवा है बच्चों की प्रगति का सतत आकलन और छठा शिक्षण की रोचकता। अगर शिक्षण कार्य हमारा रोचक होगा तो बच्चे खुद ब खुद उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। फिर आती है शिक्षक डायरी। तो शिक्षक डायरी के कुल भाग हैं 5। पहला है मुख्य पृष्ठ, जिसमें शिक्षक अपने से संबंधित पर्सनल जानकारी लिखेगा। दूसरे में शिक्षण योजना का प्रारूप है, जहाँ पर बताया गया है कि शिक्षण योजना का निर्माण कैसे किया जाए। तीसरा टीचिंग प्लान के लिए यानी शिक्षण योजना के लिए 100 रिक्त पन्ने आपको मिलेंगे, जिनमें आपको अपने टीचिंग प्लान बनाने हैं। चौथे नंबर पे आता है शिक्षण कार्यों का साप्ताहिक विवरण, यानी कि इसमें शिक्षक जो भी सप्ताह में कार्य करेगा उनसे संबंधित जानकारी देगा। और पांचवा है विभिन्न शैक्षिक सूचनाओं के लिए रिक्त 10 पन्ने, जिसमें शिक्षक अपने अनुसार इनका प्रयोग कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे प्रभावी शिक्षण के लिए आवश्यक बातें। तो भाई प्रभावी शिक्षण के लिए आवश्यक बातें कौन कौन सी हैं? सबसे पहला है शिक्षण योजना द्वारा शिक्षण कार्य, यानी कि हम शिक्षण योजना यानी टीचिंग प्लान बनाकर ही शिक्षण कार्य करें। दूसरा समय सारणी का प्रयोग, तीसरा ICT यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग, विद्यालय भवन यानी कि विद्यालय भवन को हम इतना आकर्षक बना दें कि उसकी हर दीवार, जो उसका गेट है, जो उसके कमरे हैं, जो फर्श है, हर चीज़ से बच्चा कुछ ना कुछ अवश्य सीखे। विद्यालय का पुस्तकालय, प्रयोगशाला, TLM का प्रयोग, विज्ञान गणित किट का प्रयोग, इन सब के द्वारा भी हम अपने शिक्षण को प्रभावी बना सकते हैं। फिर आता है बैठक व्यवस्था। तो बैठक व्यवस्था में हम बच्चों को एक बड़े गोले या अर्धचंद्राकार गोले में उस समय बिठा सकते हैं जब हम बच्चों से बातें कर रहे हों या उनकी बातें सुन रहे हों। जबकि छोटे समूह में बच्चों को हम उस समय बिठा सकते हैं जब हमें बच्चों की अंतःक्रिया को बढ़ावा देना हो। हम उन्हें समूह में भी बिठा सकते हैं, पेयर में भी बिठा सकते हैं, 2-2 के। लेकिन ऐसी व्यवस्था बनाते समय हमें ध्यान रखना होगा कि हम मिश्रित बच्चों का पेयर बनाएं, यानी कि एक तेज गति से सीखने वाला और एक धीमी गति से सीखने वाले बच्चों को हम एक साथ रखकर उनका पेयर बना सकते हैं। शैक्षिक नवाचार। शैक्षिक नवाचार में हम नए नए नवाचार कर सकते हैं, जैसे कि हम बाल अखबार का प्रकाशन कर सकते हैं,
हम प्रातःकालीन सभा के समय बच्चों को अखबार की कुछ न्यूज़ पढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। कोई प्रेरक प्रसंग, कोई सामान्य ज्ञान की जानकारी, कोई पर्यायवाची विलोम शब्द सुनाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। इसके अलावा हम एक अटेंडेंस स्क्वाड का भी गठन कर सकते हैं, जिसमें अनुपस्थित बच्चों को बुलाने के लिए स्कूल के ही कुछ और बच्चों को भेजा जाता है। तो इस प्रकार के नए नए शैक्षिक नवाचार करके भी हम अपने शिक्षण को प्रभावी बना सकते हैं। गतिविधि आधारित शिक्षण। हमारे शिक्षण कार्य में जितनी ज़्यादा गतिविधि या एक्टिविटी शामिल होंगी वो उतना ही ज़्यादा रोचक होगा और बच्चों को उतना ही ज़्यादा पसंद आएगा। परिवेशीय संसाधनों का प्रयोग। ये ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत महंगा महंगा TLM बाज़ार से खरीद कर लाएं या बहुत ज़्यादा इधर उधर से इकट्ठा करें। हमारे परिवेश में, हमारे आसपास के वातावरण में, हमारे विद्यालय में या फिर विद्यालय के आसपास जो भी संसाधन हमें उपलब्ध हैं, हम उन्हीं का प्रयोग करके अपने शिक्षण को प्रभावी बना सकते हैं। फिर आता है हमारा व्यक्तित्व विकास की कार्य योजना। अब हम बच्चों का व्यक्तित्व विकास कैसे कर सकते हैं, उसके लिए क्या कार्य योजना बना सकते हैं। सबसे पहले तो प्रातःकालीन और सांध्यकालीन सभा, फिर सहशैक्षिक गतिविधियों का आयोजन कर सकते हैं, जैसे कोई कहानी, कविता, निबंध, वाद विवाद प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता। विज्ञान और गणित क्लब की स्थापना कर सकते हैं। बाल संसद, जिसमें हम बच्चों को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंप सकते हैं। बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मीना मंच का गठन कर सकते हैं। विभिन्न दिवस, जयंती और राष्ट्रीय पर्व मनाने के लिए हम समारोह आयोजित कर सकते हैं और बच्चों को उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। खेल गतिविधियों का आयोजन कर सकते हैं। साथ ही साथ खेल से संबंधित विभिन्न प्रतियोगिताएं भी हम अपने विद्यालय स्तर पर आयोजित कर सकते हैं। इसके अलावा जीवन कौशल विकास, यानी कि जैसे बच्चों में सृजनात्मकता का विकास, समस्या समाधान, उनमें निर्णय लेने की पावर का विकास, अपने खुद के प्रति उनमें जागरूकता हो, तनाव और भावनाओं पर नियंत्रण जैसे कौशलों का विकास हम बच्चों में कर सकते हैं। फिर आती है व्यक्तिगत स्वच्छता। हम बच्चों को उनके पर्सनल हाइजीन के प्रति भी जागरूक कर सकते हैं कि वो सुबह नहा धोकर साफ धुले हुए कपड़े पहन कर आएँ, उनके नाखून कटे हुए हों, उनके बाल करीने से सजे हों, मतलब ये सारी चीज़ें हम उनको सिखा सकते हैं। और व्यावसायिक परामर्श, इसमें हम बच्चों को ये देखकर कि उनके अंदर क्या गुण है, क्या टैलेंट है, उसे हम आगे चलकर उनको बता सकते हैं कि उसके आधार पर वो अपने व्यवसाय का भी चुनाव कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा सीखने के लिए आकलन, जो कि भाग 4 है। आकलन किसका? बच्चों की प्रगति का। आकलन कैसे करते हैं हम करते हैं अंक आधारित आकलन। लेकिन अब हमें क्या करना होगा? हमें करना होगा रचनात्मक आकलन, बच्चों की प्रगति का सतत आकलन, जिसे हम सतत और व्यापक आकलन और सीखने के लिए आकलन जैसे अन्य नामों से भी जानते हैं। यानी कि रचनात्मक आकलन वो है जब हम बच्चे को पढ़ाते समय ही उसकी कमजोरियों को देख लेते हैं और फिर उसी के अनुसार शिक्षण कार्य करते हैं, मतलब समय रहते हम उसकी कठिनाइयों का पता लगा लेते हैं। तो इसी प्रकार के आकलन को कहा जाता है रचनात्मक आकलन। आकलन क्यों जरूरी है? तो भाई आकलन जरूरी है सीखने सिखाने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित दिशा और गति प्रदान करने के लिए, बच्चे की आवश्यकता, अभिरुचि और कौशल के बारे में जानकारी के लिए, बच्चे में आत्मविश्वास उत्पन्न करने के लिए और बच्चे की सीखने में मदद करने और सुधार की संभावनाएं ढूंढने के लिए आकलन किया जाना आवश्यक है। आकलन कैसे किया जाना चाहिए? तो आकलन हम 2 प्रकार से कर सकते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक में हम व्यक्तिगत या समूह चर्चा करा सकते हैं, वार्तालाप करा सकते हैं, प्रश्नोत्तरी दे सकते हैं। जबकि लिखित में हम लिखित कार्य, जो कि कक्षा कार्य के रूप में भी हो सकता है, समूह कार्य के रूप में भी हो सकता है। इसके अलावा हम बच्चों को कोई प्रोजेक्ट वर्क देख सकते हैं या फिर हम कोई उन्हें मॉडल निर्माण करने के लिए भी प्रेरित कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम बच्चों का आकलन कर सकते हैं। अब आकलन के स्रोत क्या क्या हैं? तो भाई शिक्षक, माता पिता या अभिभावक, बच्चों के मित्र और सहपाठी, दूसरे अध्यापक और समुदाय, ये सभी बच्चे के आकलन के स्रोत होते हैं। यानी हम उनसे बच्चे से संबंधित विभिन्न जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। जब हम उनसे जो प्राप्त फीडबैक है, जो हमने आकलन के लिए इन सब का फीडबैक लिया उसका प्रयोग हम कैसे करेंगे? बच्चे के साथ हम उसका प्रयोग कर सकते हैं कि बच्चे ने कौन सा कार्य सही से किया, कहाँ उसने कठिनाई अनुभव की। स्वयं शिक्षक के साथ शिक्षक अपना स्वयं का आकलन कर सकते हैं उस फीडबैक के साथ कि कहीं हमारे सीखने सिखाने में कोई त्रुटि तो नहीं रह गई। और इसके अलावा अभिभावकों के साथ भी कि अभिभावक अपने बच्चे को और ज़्यादा सीखने के लिए किस प्रकार प्रेरित कर सकते हैं और किस प्रकार उनका सहयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो आकलन से प्राप्त फीडबैक है उसका प्रयोग हम इन सब के साथ कर सकते हैं। अब बात करते हैं 5वें पार्ट यानी कि विद्यालय नेतृत्व। तो सबसे पहले हम जानेंगे नेतृत्व क्या है।
किसी भी संस्था के उद्देश्यों को पूरा करने, उसे सही दिशा देने, वह कार्य कर रहे व्यक्तियों को साथ लेकर चलने को नेतृत्व या लीडरशिप कहते हैं। तो शैक्षिक नेतृत्व 3 प्रकार से प्रदान किया जाता है। विद्यालय स्तर पर प्रधान अध्यापक द्वारा, ब्लॉक स्तर पर खंड शिक्षा अधिकारी महोदय द्वारा और जनपद स्तर पर बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा। शैक्षिक नेतृत्व के जो प्रकार हैं वो भी 3 हैं। एक होता है सत्ताधारी या निरंकुश नेतृत्व, जिसमें जो नेता है उसी के आदेशों का सब पूर्ण रूप से पालन करते हैं। दूसरा होता है लोकतंत्रीय या सहभागी शैली। जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है, सहभागी शैली का मतलब है सबको साथ लेकर चलना। तो ये एक लोकतंत्रीय शैली है। इसमें टीम के जितने भी मेंबर हैं उन सभी के सहयोग से योजना का निर्माण किया जाता है। और तीसरी है अनहस्तक्षेपी या स्वतंत्र शैली। इसमें जो विद्यालय का नेतृत्व है वो अपने टीम के सदस्यों के कार्यों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता, यानी कि एक स्वतंत्र शैली है ये। और इसकी जो सबसे बड़ी कमी है वो ये है कि नेतृत्व की जो अनहस्तक्षेप है उसकी वजह से टीम के सदस्यों में अनुशासन की कमी होती है। अब जो विद्यालय विकास योजना बनाएंगे, विद्यालय विजन, तो उसमें जो विद्यालय विकास योजना बनाएंगे यहाँ पर हम उसके चरणों के बारे में बात करेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम आवश्यकताओं का आकलन करेंगे, फिर हम लक्ष्यों का निर्धारण करेंगे कि उनकी पूर्ति के लिए हम कैसे लक्ष्य निर्धारित करें, फिर हम करेंगे कार्य योजना का निर्माण, उसके बाद उसका क्रियान्वयन और सहयोग, और फिर हम कार्य योजना की समीक्षा करेंगे। तो इस तरह से हम अपने विद्यालय के विकास की योजना बना सकते हैं। इसमें जो लक्ष्य निर्धारण है उसके लिए हम यूज़ करेंगे स्मार्ट, यानी कि हम जो लक्ष्य निर्धारित करेंगे वो होगा हमारा स्मार्ट लक्ष्य निर्धारण। यानी कि एस से होगा स्पेसिफिक, यानी कि जो भी लक्ष्य है वो किस विशिष्टता को लेकर है। फिर एम से होगा मीजरेबल, क्या वह मापने योग्य है। ए से होगा अचीवेबल, यानी जो हमने लक्ष्य निर्धारित किया है क्या वो अचीवेबल है, यानी कि पाने योग्य है, या फिर हमने कोई ऐसा लक्ष्य तो निर्धारित नहीं कर दिया कि जिसे हम प्राप्ति नहीं कर सकते। आर फॉर रियलिस्टिक, यानी क्या मेरा लक्ष्य वास्तविक है। और टी से टाइम बाउंड, यानी कि जो हमने लक्ष्य निर्धारित किया है उसे पाने में हमें कितना समय लगेगा। फिर हम देखेंगे व्यावसायिक दक्षता का विकास। क्योंकि शिक्षा अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है तो सभी प्रधान अध्यापक और शिक्षकों को स्वयं के भी व्यावसायिक विकास हेतु प्रयत्नशील रहना चाहिए। यानी कि कभी भी शिक्षक को ये नहीं लगना चाहिए कि मुझे सब कुछ आता है, मुझे अब किसी प्रकार के प्रशिक्षण या ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता, सीखने की गुंजाइश हमेशा रहती है। तो हम अध्यापकों को भी अपने अंदर नई नई चीज़ें सीखने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहना चाहिए। सामुदायिक सहभागिता, इसमें बताया गया है कि हम समुदाय के सहयोग से भी अपने विद्यालय में क्या क्या कार्य कर सकते हैं। एसएमसी की मासिक बैठक में हमारे विद्यालय में जो भी कमी है हम उनको बता सकते हैं। हम समुदाय का सहयोग ले सकते हैं, अभिभावकों के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं। जन पहल हस्तपुस्तिका और जो रेडियो कार्यक्रम चलाया जा रहा है उसके द्वारा भी हम अभिभावकों को और समाज को जागरूक कर सकते हैं। समावेशी शिक्षा, तो समावेशी शिक्षा क्या है, जैसा कि आप सभी भली भांति अवगत हैं कि हर बच्चा इंडिविजुअल डिफरेंसेस रखता है, यानी कि सभी बच्चे व्यक्तिगत रूप से भिन्न होते हैं। तो विद्यालय में ऐसे ही विविधताओं से भरे सभी प्रकार के बच्चों को एक साथ एक ही कक्षा में शिक्षा देने को ही समावेशी शिक्षा कहा जाता है। और ये एकीकरण के सिद्धांत पर आधारित है, मतलब कि यहाँ पर दिव्यांग बच्चे को भी सामान्य बच्चे की तरह ही शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है और इससे बच्चों में आत्मविश्वास की भावना का विकास होता है। यानी कि हर प्रकार के बच्चों को बिना किसी भेदभाव के, चाहे वो जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, लिंग के आधार पे या फिर उनकी शारीरिक और मानसिक विभिन्नताओं के आधार पे, हम किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना हर बच्चे को एक साथ एक ही कक्षा में एक ही जैसी शिक्षा प्रदान करें, यही समावेशी शिक्षा है। तो ये था हमारा भाग 5 और भाग 6 में जो परिशिष्ट है उसमें बताया गया है NCF 2005 और RTE 2009 जिनसे आप भली भांति परिचित हैं। इसके अलावा कई सारी प्रार्थनाएं, समूह गान और ये सारी चीज़ें उसमें दी हुई हैं। विभिन्न शिक्षण योजनाओं का प्रारूप दिया हुआ है, तो उनको आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। तो ये थी शिक्षण संग्रह मॉड्यूल की संक्षिप्त व्याख्या और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया इसे लाइक कर दें और अपने बाकी शिक्षक साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना अनुभव मुझे ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।